हेलो बच्चों, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और वेलकम है आपका इस डेमो वीडियो में केएलसी के इस चैनल पे। आइए मैं आपसे अब एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं क्लास 11th के एक टॉपिक पे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में भी मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करने वाला हूँ। अगर आपने 11th में थोड़ा भी पढ़ रखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि कभी ब्लॉक्स वाले, पुली वाले, ये सब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा देख करके घबराहट सी महसूस होती है कि करना क्या है, इसके पीछे कैसे किया जाता है इसे। तो इस डेमो वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और टॉपिक को भी थोड़ा समझाऊंगा, और इसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स कितनी आसान है। सिर्फ उसका हुआ हमने बना रखा है। तो आइए शुरू करते हैं और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉज ऑफ मोशन के ज़रिए हम ये जानते हैं कि मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द मोशन, राइट। यहां पर न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में सिर्फ एक बात आपको लिखी हुई दिख रही है, एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट। एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। यानी मैं दूसरे लफ्जों में आपसे ये कह सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स को बताता है, कितना फोर्स लगा वो ये बता देता है। और ये लॉ एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा जानते हैं इस लॉ को। और ये लॉ एक्चुअली क्या है, उस लॉ की चर्चा मैं आपसे करता हूं। देखिए, लॉ आपसे कहता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं आप तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। या आप सीधी सीधी बात ऐसे समझ लीजिए कि आप एफ एक्सटर्नल लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी पी बाई में डी टी, राइट। आप इसे डेल्टा पी बाई भी डेल्टा डी कर सकते हैं। अगर आप एक थोड़े लंबे वक्त के लिए बात करें, यानी मैं एवरेज फोर्स की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, तो यहां पर डी एम वी बाई में डी टी हो जाएगा, सही है। अच्छा, एम को बाहर ले लीजिए क्योंकि एम यूजुअली हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो एम डी वी बाई डी टी हो गया। और डी वी बाई डी टी ही एक्सेलरेशन है, आप जैसा कि जानते भी होंगे, अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी हो तो आप जरूर जानते होंगे। तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू आपके सामने आने वाली है दैट विल बी एम ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि पहले से ही आपके सामने लिखा हुआ है। मजे की बात क्या है, यहां लिखा हुआ एफ नेट इज इक्वल टू ए नेट। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग करते क्या है कि बहुत से क्वेश्चंस बनाते जाते हैं, सिचुएशंस बनाते जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए नेट। आइए पहले ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला लगता किस किस पे। ये फॉर्मूला लग सकता है किसी एक बॉडी पे या बॉडी के ग्रुप पे, सिस्टम पे। और ग्रुप पे तब लगाओगे आप ये फॉर्मूला जब उसमें मौजूद हर बॉडी एक एक्सेलरेशन से चल रही हो। अगर ये बॉडी इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाए, ये बॉडी इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाए, ये बॉडी इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाए, तो हम उसे इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट कर लेंगे। और एफ इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले में इंटरनल फोर्स नहीं आता, एक्सटर्नल नेट फोर्स आता है। एक्सटर्नल नेट फोर्स से क्या मतलब है, एक तो बात समझ में आ गई, एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, वो तो एक्सटर्नल हो गया। और नेट का क्या मतलब हुआ, नेट का मतलब जितने फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे हम उनका वेक्टर सम करें। एक और बात कनेक्ट हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि हमें बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स जानने पड़ेंगे, और सारे फोर्स जान करके ही आप नेट निकालोगे। फोर्स सारे कैसे जान सकते हो, आप एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद उसके डायरेक्शन को, उसके एंगल को देखेंगे। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा, उसको वेक्टर सम रूल से ही ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वेक्टर सम रूल आता होगा, क्योंकि एक डेमो वीडियो है और इस टॉपिक की वीडियो है। मैं आपको वेक्टर पूरा पढ़ाऊंगा तो आपके लिए वेक्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी सी बात कर ले रहा हूं वेक्टर सम के बारे में, ताकि आप मैं जो क्वेश्चन बताऊं उसको आप ठीक से समझ सकें। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, उन्हें ऐड करने के लिए वैल्यू ऐड कर दीजिए। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, उन्हें ऐड करने के लिए वैल्यू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 180 डिग्री पे है तो नेट करने के लिए वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर जाती है, घट जाती है, और रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ आता है। तो हमको तीन बातें यहां से ले लेनी। एक F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला, जहां पर F नेट फोर्स है और ए नेट एक्सेलरेशन, एम मास है।
बॉडी के लिए लगा रहा हूं, बॉडी के लिए, सिस्टम लगा रहा हूं, सिस्टम के लिए। दूसरी बात ये लगानी कि नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी हमें सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। और यहां पर F बराबर ma में वो फोर्स हम लेंगे जो फोर्स मोशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे अभी आप बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप बैठे हुए हैं तो आपके ऊपर अर्थ का अट्रैक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, राइट। अब नीचे की तरफ जब अट्रैक्शन लग रहा है तो आप पे mg लग रहा है, लेकिन आप चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि mg जिधर लग रहा है उधर चलने की लगे आपके पास, चल नहीं सकते, उधर है ही नहीं ना जगह, या तो जमीन होगी या तो आप किसी जगह बैठे होंगे। तो mg इस वक्त मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर अगर सोचिए कि कोई बॉडी हवा में छोड़ दी जाए, कोई बॉडी आप लीजिए हवा में छोड़ दीजिए, गलती से मोबाइल आपके फोन हाथ से गिर जाए, या ये जो भी आप गैजेट यूज कर रहे हैं आपके हाथ से गिर जाए, तो वो नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि mg का इफेक्ट आएगा, डाउनवर्ड आएगा, वो आपको डाउनवर्ड लेकर के चला जाएगा। mg का इफेक्ट इस वक्त आ रहा है, mg मोशन के लिए जिम्मेदार है जब बॉडी हवा में है, लेकिन अगर बॉडी किसी सरफेस पर रखी है तो mg मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जो फोर्स मोशन के लिए जिम्मेदार होगा, याद रखिएगा F इक्वल टू ma में हम उसी फोर्स को कंसीडर करने वाले हैं। और ये बात हमें पता कैसे चलेगी? डायग्राम बना करके। तो डायग्राम बनाना बड़ी कलाकारी होगी। आइए इसको हम लोग समझते हैं, आगे क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को भी करना सीखें। जब थ्योरी का वक्त होता है तो बच्चे बड़ा मजा करते हैं, अरे वाह अच्छा चल रहा है सब कुछ। जब क्वेश्चन की बात आती है तो दिक्कत आती है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50% क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर लेते हैं जब आप क्वेश्चन समझ जाते हैं। तो पहला स्टेप याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन को रीड एंड अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सवाल बिना सुने समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे गलती करने वाले हैं। आइए, सवाल कह रहा है कि 3 ब्लॉक है ABC जिनका मास 5 kg, 3 kg, 2 kg रिस्पेक्टिवली है। देन द फोर्स अप्लाइड C on B by C on B, मतलब C ने B पे कितने फोर्स लगाए। मैंने आपसे क्या कहा भी, आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। C ने B पे कितना फोर्स लगाया। देखिए, अगर मैं देखूं तो सभी पे mg लगेगा। मैं चाहूं तो मैं सब पे mg बना सकता हूं, ठीक है। मैं सब पे mg बनाऊंगा, इस पे भी mg लगेगा, उस पे भी सब पे mg लगेगा, राइट। इस पे भी mg लगेगा, mg लगेगा, mg लगेगा, राइट। और सब पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। नॉर्मल फोर्स कौन होगा? जो सरफेस इनके ऊपर लगाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ना mg ना नॉर्मल इनको मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मामला वही है जो अभी आप बैठे या खड़े हुए उस तरह का मामला, यानी सरफेस पे। तो mg इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो FBD बनाऊंगा उसमें मैं इनको गायब कर देता हूं, ठीक है। आइए अब मैं इसको अलग से बनाता हूं। यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक हो गया, ये सरफेस बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। ये हो गया एक दूसरा ब्लॉक और एक ये तीसरा ब्लॉक, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मैं फोर्स दिखाना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने बाहर से फोर्स लगाया, ये कोई पता नहीं किसने लगाया होगा, 40 न्यूटन। अब इस ब्लॉक ने, A ब्लॉक ने, B ब्लॉक, C ब्लॉक, A ब्लॉक ने B पे फोर्स लगाया होगा क्योंकि यहां पर धक्का लगा होगा, ये लो, मान लो F1। जवाब में B ने C पे फोर्स लगाया होगा F2। अब B ने C पे फोर्स लगाया होगा, मान लो F2 नहीं, F1 ही लगाएगा, एक्शन रिएक्शन, मैंने F2 लिख दिया, दैट विल बी F1। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो F1 लगाएगा, ठीक है। यहां पर F2, राइट, यहां पर F2, राइट। जब F2 लगाएगा तो जवाब में F2 ही लगने वाला है, जवाब में F2 ही लगने वाला है, ठीक है। यहां F2 तो जवाब में F2, सही है। अब जरा गौर करिएगा, सारे ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं तो इनका एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल क्लियर कट बात है। अब इनका एक्सेलरेशन सेम है, सही है। तो अब अगर इनका एक्सेलरेशन यहां पर सेम आ रहा है तो हम चाहें तो इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, यानी एज ए सिस्टम पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम में ये जो F1 F2 लग रहा है, यानी इसका इस पे फोर्स, ये सब इंटरनल फोर्स कंसीडर किए जाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर सिस्टम एक्सेलरेशन सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? 40 न्यूटन। और मास कितना है? चूंकि मैं सिस्टम पढ़ रहा हूं तो सबका मास लूंगा। सबका मास कितना? 532, तो 5
प्लस 3 प्लस 2 और इनटू में एक्सेलरेशन, तो 5 3 8 इनटू 10, तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हमें एक्सेलरेशन नहीं जानना था ना, हमें एक्सेलरेशन थोड़ी जानना है, हमें तो ये जानना है कि सी ने बी पर कितना फोर्स लगाया, यानी हमको सी ने बी F2 निकालना है। सी ने बी पे F2 लगाया और बी ने सी पे भी F2 ही लगाया है, तो मैं F2 निकालना। अब F2 निकालने के लिए मैं या तो बी को पढ़ूं या तो सी को पढ़ूं। मैं फॉर सी पढ़ने जा रहा हूं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये फोर्स क्यों नहीं बनाया गया। ये फोर्स इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ध्यान रखिए, F इज टू एम ए में F वो फोर्स नहीं लिया जाएगा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो यहां मैंने F2 को जब देखा तो सी को अगर ध्यान दीजिए तो सी पे F2 लग रहा है, मास इसका ले और एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर F2 मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो जी, तो मुझे F2 निकालना है। सी का मास कितना है, देखिए ध्यान से, सी का मास 2 kg है और एक्सेलरेशन कितना है जी, अभी हमने निकाला 4 आया, 4 टू 8 न्यूटन का फोर्स आ गया। यानी इसमें जो जवाब है वो है 8 न्यूटन का फोर्स। ये आपके सामने आंसर रहा 4। तो सिंपल है ये, एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और जो अभी मैंने जैसे ये किया तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आपको बहुत क्लैरिटी रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन यहां देखिएगा, 3 blocks are connected horizontal frictionless table and pulled to the right with a force 60 न्यूटन। M1 M2 और M3 की वैल्यू दे रखी है। अगेन टेंशन पूछ रहा है T2 बताइए। देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है T3 60 न्यूटन। अभी देखिए क्या हो रहा था कि 3 ब्लॉक्स रखे थे और आपस में सटा करके रखे हुए थे एक दूसरे से। यहां पर स्ट्रिंग लगा दी गई है। स्ट्रिंग की अपनी एक कहानी है। स्ट्रिंग में टेंशन आता है, टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में हर जगह आता है और स्ट्रिंग के जरिए ब्लॉक पे लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग के जरिए ब्लॉक पे लगाया जाता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये थोड़ा सा आपको ऐसा बनाया गया है कि कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के डायग्राम को चेंज करता हूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। ठीक है, मैं आसानी पे आपकी बात करूंगा। ठीक है, राइट, ठीक है। आइए, यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है और ये मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, और एक दूसरी स्ट्रिंग ली और ये ब्लॉक। यहां पर हमने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट। ये T3 है, मुझे इसको जानना नहीं है, दे रखा है, मुझे T2 जानना है। तो अब होता क्या है कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक को पर फोर्स लगा रहा होगा ये T2 और ये फिर इस पे फोर्स लगाएगा T1 इस डोरी के जरिए। T2 ही फोर्स लगाएगा। फिर ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा T1 और उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। देखिए थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन बराबर होना चाहिए। डोरी के जरिए इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे, इसने इस पे, ये हम M3 कर दे रहे हैं, ये M2 कर दे रहे हैं और ये M1 कर दे रहे हैं। हमसे सवाल करा गया है कि आपको T2 बताना है, तो T2 M2 पे भी लग रहा है और T2 M3 पे भी लग रहा है। तो चॉइस है ना हमारी, चाहे तो हम M3 को पढ़े चाहे हम M2 को पढ़े। सारे ब्लॉक एक साथ चलेंगे, सारे ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेम आने वाला है भाई और बहनों। ठीक है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आने वाला है। राइट, राइट। जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वही इसका एक्सेलरेशन आएगा और वही इसका भी एक्सेलरेशन आएगा। क्या हम पूरा सिस्टम पढ़ सकते हैं? यस, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है। जब आप सिस्टम पढ़ने जा रहे हो तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स देखने की जरूरत होगी। उस वक्त 60 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स हो गया क्योंकि बाहर से कहीं से लग रहा है। लेकिन T2 और T1 ये इस पे लगा रहा है, 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 तो इन पूरे सिस्टम के लिए ये इंटरनल हो गए। F इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले में F जो होता है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोर्स होता है भाई और बहनों। तो पूरे सिस्टम के लिए अगर मैं पढ़ूं तो 60 न्यूटन का मैं सिस्टम के लिए यहीं पर पढ़ दे रहा हूं, 60 न्यूटन और टोटल मास हमको लेना है। टोटल मास कितना है? 10, 20 और 30। 10 प्लस 20 प्लस 30, राइट, इनटू में A। फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, 60 आ जाएगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। पर अपने को एक्सेलरेशन नहीं जानना था, अपने को T2 जानना है। T2 जानना है तो या M2 को पढ़ो या M3 को पढ़ो। तो मैं यहां पढ़ने जा रहा हूं M3 फॉर M3। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे,
अब मैं जब M3 को पढ़ने जा रहा हूं तो ये जो T2 है जो कि पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल था, अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया। 60 न्यूटन और T2 दो फोर्स लग रहे हैं। आप कहेंगे जी mg और नॉर्मल भी तो लगेगा। हाँ लगेगा। फिर वही बात है, पिछले क्वेश्चन में नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहां भी नहीं बनाया। ठीक बात है। तो यहां पर 60 और यहां पर T2, जा बॉडी इधर रही है, दोनों फोर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री एंगल होने का मतलब वैल्यू घट जाएगी और बड़े वाले की तरफ आएगी। तो 60 है माइनस T2। फॉर M3 हमने किया 60 माइनस T2 नेट फोर्स बराबर मास M3 इंटू एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, 60 माइनस T2 हमको निकालना है, सिंपल सी बात है। M3 कितना है जी? M3 की वैल्यू लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई? M20 30 होगी। और एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज, यहां से निकाला 1, तो T2 कितना आ जाएगा जरा देखिए, 30 उधर जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा। तो आंसर इज 30 न्यूटन। ठीक है, तो वेरी इजी सेकेंड क्वेश्चन जहां मैंने ब्लॉक और स्ट्रिंग का मामला लिया ताकि आपको मामला समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर पुली भी ले ली है। और ये जो पुली होती है जो कि लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन में हुआ करती है, इस पुली की खासियत ये है कि ये पुली एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली होती है, यानी डोरी इसके ऊपर स्लाइड करती है। आप समझिएगा, स्लाइड करती है, ये घूमता नहीं है। घूमेगा तो रोटेशन हो जाएगा। स्ट्रिंग स्लाइड करती है। अगर स्ट्रिंग स्लाइड करेगी भाई और बहनों, तो सीधे सी बात है कि स्ट्रिंग सीधी करो और एक ब्लॉक पे टिका दो, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन वही रहता है। खाली ये जो पुली होती है वो एक काम करती है, इसको इधर और इसको इधर कर देती है। तो अब होता क्या है कि हमसे सवाल क्या कर रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। 4 kg 6 kg का मास है, tied to the ends of the massless string, the string passes over the pulley which is frictionless, the acceleration of the system in terms of acceleration, g के टर्म में आपको बताना है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में mg नहीं बना रहा था, आपने देखा होगा, बिकॉज मोशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं था भाई और बहनों। यहां पर ये मोशन के लिए जिम्मेदार होगा हवा में mg, तो इसलिए मैं बना दे रहा हूं mg इसके लिए, mg इसके लिए। अब होता क्या है 4g, होता क्या है कि पूरे डोरी में, पूरे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एक ही है, इसमें टेंशन हर जगह पैदा होगा और सेम टेंशन पैदा होगा, राइट। तो अब होगा क्या, इस ब्लॉक को खींचा जाएगा ऊपर। सोचो क्यों, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो इसको ऊपर खींचेगा टी से, ऐसे ही इस ब्लॉक को भी ऊपर खींचा जाएगा। अब कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि किस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर हमको ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो मैं इसको कहता हूं ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अच्छा एक बात और समझिए, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। सोच के देखिए, अगर ऐसा है तो जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना ही एक्सेलरेशन इसका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारे पास दो बॉडीज, राइट। हम इन दोनों बॉडीज के लिए F = ma का फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद रखिएगा, F मतलब नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। आइए 6 kg को पढ़ते हैं, आपकी मदद से मैं 6 kg को पढ़ता हूं। मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, याद रखिएगा एक्सेलरेशन ही चाहिए फॉर 6 kg। 6 kg के लिए अगर देखोगे आप तो यहां दो फोर्स लग रहे हैं, एक 6g और एक t। चूंकि वेक्टर है तो 180 डिग्री पे है, ऐड करोगे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमने ये माना है कि ब्लॉक नीचे जा रहा है। आप कहेंगे हो सकता है ब्लॉक ऊपर जा रहा हो, आपको कैसे पता? अरे मान लो मैंने गलत मान लिया। अगर मैंने गलत मान लिया तो मेरे आंसर में निगेटिव आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 6g - t नेट फोर्स, F नेट 6g - t बराबर मास 6 एक्सेलरेशन a। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं 4 kg के लिए, फॉर 4 kg बॉडी, 4 kg। तो यहां पर देखो t ऊपर लग रहा है और 4g नीचे, और चूंकि हमने इसे नीचे भेजा तो ये ऊपर गया, और ये ऊपर गया तो t बड़ा और 4g छोटा। तो नेट फोर्स t में से 4g घटाएंगे, t में से 4g आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन लगा दो, t से t चला गया, क्या ये 2g नहीं आ गया, और यहां 10a आ गया। यहां से अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो दैट एक्सेलरेशन विल बी 2g/10, और 2 5 10,
तो ए की वैल्यू आ गई g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। याद रखिए फॉर्मूला हमको में नेट फोर्स लेना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन लेना है, और हमें एक्सटर्नल फोर्स लेना है। तय करना पड़ता है बॉडी पढ़ो या सिस्टम। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों बॉडी ही पढ़ी थी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एक और आखिरी सवाल। मैंने आपसे कहा कि ये डेमो वीडियो है। जब आप पूरी क्लास ज्वाइन करेंगे, जब आप पूरा कोर्स परचेस करेंगे, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में बातें होंगी। ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देख लीजिए कि आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ कितनी जम रही है। ठीक है, तो 3 blocks with mass m to m 3m are connected by strings as shown in figure. After an upward force if is applied on the block m, the mass move upward constant speed. What is the net force on the block of mass 2m? देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जो धोखेबाज होते हैं, हमें धोखा देने वाले होते हैं, और कई बार हम ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। थोड़ा आप अलर्ट रहेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन वाले ने आपको कह दिया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है पूरा सिस्टम ही, तो अगर दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी तो उस पर उसका नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इस पूरे सिस्टम के लिए मैं बोलूंगा कि ए क्या है? 0। ए 0 होने का मतलब सब पे फोर्स लग रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन नेट फोर्स 0 ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0। किसी चीज के कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स 0 होगा किसी भी बॉडी पे। और हमसे पूछ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान तो दीजिए, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg 2m। इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो नेट फोर्स आ जाएगा 0, राइट। तो इसमें हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सवाल है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है एक बार, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाता है तो किस तरीके से आप बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये डेमो वीडियो ने आपको आपके डिसीजन को लेने में बहुत मदद की होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे मुलाकात बैच में होगी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसे सर्च करिए, हमारे ऐप को सर्च करिए और हमसे जुड़िए ज़िंदगी में कामयाबी को पाने के लिए, सक्सेस की उड़ान को हासिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।